गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राउंडिंग ऑफ और सेकंड टॉपिक है एरर्स। ये हमारी यूनिट का 4th चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर हमने एक टॉपिक कर लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हमारा सेकंड टॉपिक है राउंडिंग ऑफ और जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज एरर्स। तो बेटे सबसे पहले हम करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंडिंग ऑफ मींस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे कोई वैल्यू है हमारे पास वो डेसिमल फॉर्म में है तो उसको हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमने उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देनी है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट रूल है दैट इज if the dropping digit is less than 5 then preceding digit remains unchanged। जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को हमने छोड़ना है, अगर वो 5 से कम है तो उससे पहले वाले डिजिट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया है, यहाँ पे नंबर हमें गिवन था 3.72। अब ड्रॉप करना है हमने 2 को हमने छोड़ देना है। तो 2 क्या है? 2 इज लेस देन 5। अगर 2 लेस देन 5 है, अगर डिजिट 5 से कम हो तो उससे पहले वाले डिजिट के अंदर चेंज नहीं होगा। तो यहां पे 2 से पहले वाला डिजिट 7 है, दैट रिमेन सेम। 3.7 इज द आंसर। अगर वैल्यू 5 से कम है तो नो चेंज। सेकंड रूल देखते हैं, if the dropping digit is greater than 5 then preceding digit should be raised by 1। अगर ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 है, जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला डिजिट एक इंक्रीज कर दो। तो देखते हैं एग्जांपल। नंबर था हमारे पास 7.86। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो जो इससे पहले वाला डिजिट है उसको एक इंक्रीज कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 7.9। सेकंड रूल है ये। थर्ड रूल हमें क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 फॉलोड बाय अ नंबर अदर देन 0 देन प्रेसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाय 1। जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है अगर वो 5 ही है तो 5 के बाद वाला अक्षर देखो। 5 के बाद, अगर 5 के बाद 0 के बिना कोई भी अक्षर आ जाए 1 2 3 अप टू 9, 5 के आगे 5 के राइट साइड पे देखो। अगर 5 के राइट साइड पे 0 से के बिना कोई भी डिजिट है तो 5 से पहले वाला डिजिट जो है उसको एक इंक्रीज कर दो। तो एग्जांपल देखते हैं। नंबर हमारे पास था 3.253। अब 5 के बाद 5 के राइट साइड में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 0 के बिना कोई भी अक्षर आ जाए, 1 आ जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ जाए, तो 5 से जो पहले वाला डिजिट है, 5 से पहले वाला डिजिट, तो यहां पे पहले वाला डिजिट कितना है? 2 है, तो उसको एक इंक्रीज कर दो। तो इंक्रीज करके आंसर कितना आ गया? 3.3। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है? इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 फॉलोड बाय जीरोस देन प्रेसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन नंबर। अब जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 है, पर 5 के बाद जीरोस आ जाती हैं, सारी जीरोस हैं। 1 0 भी हो सकती है, 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, पर हमारा जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 है एंड फॉलोड बाय जीरोस, और उसके आगे जीरोस है, उसके राइट साइड में जीरोस आ रही हैं। तो अगर हमने 5 को ड्रॉप करना है तो उससे पहले वाला डिजिट देख लो। अगर उससे पहले वाला डिजिट इवन नंबर है देन रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने ये नंबर लिखा 3.4500। अब ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और 5 के आगे क्या आ रही है? जीरोस आ रही हैं। तो 5 से पहले वाला डिजिट चेक कर लो।
5 से पहले जो है 4 है और 4 इज इवन नंबर। अगर इवन नंबर आ जाए देन डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो डिजिट है उसके अंदर चेंज नहीं करना, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3.4, यानी कि 4 को हमने चेंज नहीं करना। अगर इवन नंबर है देन नो चेंज। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 फॉलोड बाय जीरोस देन प्रोसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड नंबर। क्या कहता है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और उसके राइट साइड में जीरोस आ रही हैं तो 5 से पहले वाला डिजिट चेक कर लो। अगर वो ऑड नंबर है तो उसको एक इंक्रीज कर दो। कैसे, देखो 6.3500, 5 ड्रॉपिंग डिजिट और उसके राइट साइड में जीरोस आ रही हैं, तो 5 से पहले वाला डिजिट चेक करो। 3 है, 3 इज द ऑड नंबर, देन रेज बाय 1, तो उसको एक इंक्रीज कर दो। तो 3 को हमने इंक्रीज करके कितना कर दिया 4, तो आंसर आ गया 6.4। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल है कि हमने किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ कैसे करना है। सीधा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हम राउंड ऑफ, ये जो इसके रूल्स हैं इसको फॉलो करना पड़ता है, इसी के अकॉर्डिंग जो है राउंड ऑफ होती है कोई वैल्यू। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी रूल आपको ना समझ में आए उसके लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एरर। बेटे एरर का मतलब होता है गलती, और जब भी हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कोई वैल्यू मेजरमेंट करते हैं हम किसी चीज की, तो स्टैंडर्ड वैल्यू से जो हमारी मेजरमेंट होती है वो ऑलवेज डिफरेंट होती है। यानी कि देयर इज सम एरर इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कोई भी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर कहते हैं। एरर का मतलब गलती, कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है और जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी गलती है, जिसके कारण एरर आ जाती है। तो एरर क्या होती है, इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू होती है जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू वो होती है जो हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन करते हैं। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि जो ट्रू वैल्यू ऑफ जी है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। और हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें जो मेजर्ड वैल्यू मिली दैट इज 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एरर कितनी होगी, एरर इन मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू 9.81, मेजर्ड वैल्यू 9.79, तो ये आ गया डिफरेंस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज एरर, ये है एरर। देखो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वही होती है एरर। तो यहां पे एरर कितनी आ गई 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है उसी को ही हम एरर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर। एरर को वैसे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है सिस्टेमैटिक एरर, सेकंड इज रैंडम एरर एंड थर्ड वन इज ग्रॉस एरर। 3 तरह की होती है मेनली, सिस्टेमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस। तो आज हम सिस्टेमैटिक एरर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सिस्टेमैटिक एरर क्या है, आर दोज विच अकर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेट पैटर्न। सिस्टेमैटिक एरर वो होती है जो सिस्टेमैटिकली जनरेट होती है, यानी कि एक सिस्टम होता है उसके अंदर, उसका जो पैटर्न होता है वो डेफिनेट होता है। और इस जो एरर होती है ये सिस्टेमैटिक एरर, इस एरर का कारण हमें पता होता है। वी नो द रीजन ऑफ एरर सो वी कैन एलिमिनेट इट, वी कैन रिड्यूस इट। हमें एरर क्यों पैदा हो रही है इसका कारण पता होता है, इसीलिए हम इस एरर को हटा सकते हैं, इस एरर को कम कर सकते हैं। तो
are those error which occurs due to the definite pattern. The cause of systematic error are known. इनके कारण का हमें पता होता है, so they can be minimized. इसीलिए हम उनको कम कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं उस एरर को. तो ये होती है सिस्टमैटिक एरर, जिसका पैटर्न डेफिनेट होता है, जो सिस्टमैटिकली जनरेट होती है, जो सिस्टमैटिकली प्रोड्यूस होती है, उसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर के कुछ सोर्स हैं. कौन कौन से हैं? एक इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट. जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही रॉन्ग है, तो इंस्ट्रूमेंट रॉन्ग है तो एरर प्रोड्यूस होगी. पर वो एरर किस तरह की एरर है? दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. द एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द faulty instrument, that is called instrumental error. Second is imperfection in experimental technique. एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर इम्परफेक्शन है. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम बोल देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फारेनहीट. बट जब हम नॉर्मली हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं तो थर्मामीटर जो है आर्मपिट के अंदर नीचे लगा लेते हैं ऐसे. तो वहां पे जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से अलग आएगी. तो अगर वो ट्रू वैल्यू से अलग आएगी इट मींस देयर इज एन एरर. बट वो एरर जो है दैट इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. तो उस तरह की जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसके अंदर इम्परफेक्शन है, सही तरीके से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण जो एरर आएगी दैट इज इम्परफेक्शन एरर. थर्ड इज पर्सनल एरर. पर्सनल एरर वो होती है द मैन हु परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. वो एरर जो उस इंसान के कारण पैदा हो रही है, उस इंसान के कारण प्रोड्यूस हो रही है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है. जैसे कोई इंसान है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बट उसका आई साइट वीक है, तो वो रीडिंग नोट करेगा बट गलत करेगा क्योंकि उसको सही दिखाई नहीं दे रहा, तो एरर प्रोड्यूस होगी. तो वो एरर किस तरह की एरर है? दैट इज पर्सनल एरर. द एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पर्सन who performing experiment, that error is called personal error. Next है error due to the external causes. external causes, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अचानक से एकदम जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, प्रेशर के अंदर चेंज आ गया, ह्यूमिडिटी के अंदर चेंज आ गया, तो उनके कारण एरर प्रोड्यूस होगी. बट वो एरर किस तरह की एरर है? Error due to the external causes. External causes like temperature, pressure, humidity, moisture, इस तरह के जो causes होते हैं वो external causes होते हैं और इनके कारण error produce हो सकती है. जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एकदम से टेम्परेचर लो हो गया या एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रेशर के अंदर चेंज आ गया, तो एरर प्रोड्यूस होगी एंड दैट एरर इज ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज. तो उसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज. तो आज हमने एरर के अंदर सिस्टेमेटिकल जो एरर है उसका पार्ट कर लिया है. कल हम रैंडम एरर और ग्रॉस एरर के बारे में पढ़ेंगे. आई होप ये आज दोनों जो टॉपिक किए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक यू.